हेलो मित्रों, प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका ट्रू माइंड एकेडमी में, जो कि हम अभी पहला क्लास आपके लिए पॉलिटी लेके आए हैं और पॉलिटी को हम देखेंगे बारी बारी से। पॉलिटी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ट्रू माइंड एकेडमी। तहे दिल से आपका शुक्रिया करता है और आइए हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं। तो पॉलिटी पढ़ने से पहले पॉलिटी के बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं और पॉलिटी का सिलेबस हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो जो है किन किन सेगमेंट पर किस किस एग्ज़ाम में काम करेगा। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे बीपीएससी, ये जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है, बीपीएससी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीपीएससी भी है, इसमें पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उन सब में आपका ये पॉलिटी जो है, जो नोट्स हमने तैयार किया हुआ है, ये काम आएगा। और ये नोट्स बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार किया गया है, मतलब इसमें समय दिया गया है और बहुत एम लक्ष्मीकांत और तमाम सोर्सेज से इसको प्रिपेयर किया गया है। तो इस पे बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे ट्रस्ट वर्दी है ये। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि बीपीएससी पीसीएस जितने भी पीसीएस होते हैं, साथ ही आपका बिहार एसएससी हो गया और बिहार एसएससी हो गया। और इसमें अगर और हम बात करें तो बिहार एसएससी के अलावा तो एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी। और ये सारे एग्जाम को जो है ये कवर करता है, यानी जहाँ जहाँ पॉलिटी का रोल है दोस्तों, पॉलिटी का रोल जहाँ जहाँ है, उन सब एग्जामों में ये आपका काम आएगा। तो इसको आप जो है बिल्कुल अच्छे से, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये जो है कारगर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम पॉलिटी के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे और किस क्रम से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला देखिएगा, यहाँ पे प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है। पहला यहाँ पे प्रस्तावना मिलेगा आपको। प्रस्तावना आई थिंक आपको दिख रहा होगा। दूसरे में आप देखेंगे संविधान की विशेषताएं। अच्छा, मैं जब यहाँ संविधान की विशेषताएं के बारे में बात कर रहा हूँ, संविधान की विशेषताओं के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे तीन यहाँ पे चीज़ें आएंगी। पार्ट्स यानी भाग आएगा, शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ आएंगी, और सोर्सेज यानी कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों को लिया गया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें आप समझ के होंगे। थोड़ा सा छोटा कर लूँ। तो ये पार्ट, शेड्यूल और सोर्सेज। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी हम टोटल भारत के संघात्मक ढांचा को देखेंगे, संघ को देखेंगे, संघ में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन और क्या क्या फीचर्स हैं, और राज्य क्षेत्र यानी उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में कि किन किन को भारत में सिटीजनशिप दिया जा सकता है, किन किन बेस पे। अच्छा, सिटीजनशिप जो जिनको मिला है, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, किस किस तरह का अधिकार है उनके पास। अच्छा, आई अगला बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट, एफआर। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट जो है किस किस को मिला हुआ है, क्या विदेशी नागरिकों को भारत में जो आए हैं घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, क्या उनको फंडामेंटल राइट होता है या नहीं होता है, उनका कितना अधिकार होता है, उनका अधिकार कितना नहीं होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम देखेंगे जब इसको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे पूरा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। तो इसके बारे में बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में कि ये क्या होता है और क्यों होता है, और क्या यह बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है, किस तरह से ये फीचर्स काम करता है। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। फिर मौलिक कर्तव्य के बाद हम संवैधानिक विकास, यानी संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे संविधान सभा से मामला शुरू होके और फिर संविधान लागू होने तक की कहानी को हम यहाँ संवैधानिक विकास में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे
संविधान सभा के बारे में, फिर हम यहाँ के बाद फिर संविधान सभा के बाद हम संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आएंगे। तो देखिए संवैधानिक विकास हो गया, संविधान सभा, फिर उसके बाद 10 नंबर आप देखिएगा यहाँ पे संघ सरकार। संघ सरकार में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए हम संघ सरकार में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को, फिर हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो काउंसिल में मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 11 नंबर पे मूव करेंगे और ये है पार्लियामेंट्री संसद यानी पार्लियामेंट में कैसे होता है। तो पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोकसभा को पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा को पढ़ेंगे, फिर हम बजट को पढ़ेंगे, फिर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को पढ़ेंगे और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग यानी पार्लियामेंट चलता कैसे है और पार्लियामेंट में क्या क्या काम होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में हम देखेंगे गवर्नर को देखेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन लोग होते हैं, फिर हम विधानसभा को देखेंगे, फिर हम विधान परिषद को देखेंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे, अब हमारे पास बच रहा है ये बच रहा है कि भाई ये जुडिशरी को देखेंगे यानी जुडिशरी में क्या क्या होता है। तो जुडिशरी को हम यहाँ से देखेंगे, जुडिशरी में एससी को देखेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद डीसी यानी डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद अदर कोर्ट्स यानी सेशंस कोर्ट्स को देख लेंगे। तो इतनी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश को पढ़ेंगे, फिर जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैधानिक, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो ये सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, वैधानिक, कार्यकारी सबको देख लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद हम एक तरीके से आप समझ लो कि अगर इतना आप कर लेते हो, यकीन मानो पॉलिटी में आप इतना कर लेते हो तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। मेरा ये दावा है कि क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे से इस नोट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। आप धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज़ आप करते हो ना दोस्त, तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट आपको दिखेगा, धीरे धीरे उसकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी और धीरे धीरे चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएंगी। कोई भी काम अचानक से और तुरंत नहीं होता, क्विक रिजल्ट नहीं मिलता। क्विक रिजल्ट आपको एक लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट मिलता है वही एक होल्डिंग रिजल्ट होता है, मतलब आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि संविधान का विकास कैसे हुआ। और संविधान तो पहला हमने जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को हम देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि संविधान की विशेषताएं और पार्ट, शेड्यूल और सोर्सेज में क्या है। तो पहले हम संविधान के जो है भाग को देखेंगे, कितने भाग हैं। तो पहले यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, सेम कलर ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक संविधान विधिक दस्तावेज है। संविधान एक विधिक दस्तावेज है। किसी भी देश को चलाने के लिए अगर कोई मूल नियम या कोई मूल दस्तावेज तैयार किया जाता है, उसे हम संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट में है कि संविधान लागू कब हुआ दोस्तों। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को संविधान के कुछ भाग लागू हुए, यानी पूर्ण रूप से संविधान नहीं, लगभग लगभग 15 आर्टिकल यहाँ पे लागू हुए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 15 आर्टिकल, ये कोई जरूरी नहीं है, आप मतलब इतना ध्यान रखिए कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। अब संविधान है क्या। संविधान दोस्तों कुछ और नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल दस्तावेज है, बेसिक रूल, जिसमें वैसा दस्तावेज जिसमें बेसिक नियम्स को लिखे गए हैं, बेसिक रूल को लिखे गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं।
देखिए संविधान जब बना तो उसमें तो 22 भाग थे और 22 भाग हैं और प्रेजेंट में 25 हो गया ये भाग। 22 से 25 भाग है, यानी प्रेजेंट में पूछे तो 25 भाग है, वैसे संविधान में 22 भाग है। लेकिन 22 वाला ही ज़्यादा चलता है, 25 वाला कम क्वेश्चन आता है। लेकिन हमने दोनों यहाँ लिख रखा है क्योंकि आपको बिल्कुल भी तनिक भी कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, संविधान में भाग की संख्या आप याद रखिएगा कितना है, 22 है। अच्छा, संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 है, प्रेजेंट में 470 है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है कि 95 और 470, ठीक है ना। आगे चलते हैं। संविधान में अनुसूची यानी शेड्यूल कितने हैं, तो शेड्यूल दोस्तों 8 हैं, प्रेजेंट में 12 शेड्यूल है। तो ये दोनों बात आप समझ गए होंगे, तीनों बात आपको याद रहेगा। संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल है, अनुसूचियाँ 8 हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए संविधान में कितने भाग हैं। यह पूछ लेगा बनाइए बताइए संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताइए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, लगभग में करके पूछ लेगा। तो आप यहाँ पे दोनों बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो प्रस्तावना को आप ध्यान से देखिएगा तो प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल। वही प्रस्तावना है जो हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना का सोर्स क्या है दोस्तों, तो सोर्स प्रस्तावना को लिया गया है यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के संविधान में पहले ही पन्ने पर ये है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सॉरी वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, तो इस तरह से यूएसए से क्या लिया गया है, प्रस्तावना को लिया गया है, यानी अडॉप्ट किया गया है यूएसए से। याद रहेगा आप लोग को। अच्छा, एक और यहाँ पे है कि लॉ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज था वो कहाँ से लिया गया है, तो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लैंग्वेज को आप याद रखिएगा कि लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अच्छा, प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया और उन्होंने ही इसे बोलकर बताया था। फॉर्म करने वाला कोई व्यक्ति है उद्देश्य प्रस्ताव, उनका उद्देश्य क्या है उसमें जो है निहित है। पूरा संविधान का जो है निचोड़ कहीं ना कहीं प्रस्तावना में समाहित है, अगर ध्यान से आप उसको देखेंगे तो। इस वजह से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और हृदय भी कहा गया है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर, किसने कहा है इस बात को, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। माननीय संविधान निर्माताओं में से एक सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर, इनकी कभी जीवनी आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में और इतनी बुलंदियों तक पहुंच गए कि शायद बहुत आसान काम नहीं है। और इन्होंने हमारे देश को संविधान जैसी अनोखी चीज़ें प्रदान की। तो कहने का मतलब कि प्रस्तावना को आत्मा और हृदय कहने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे भीमराव अम्बेडकर ही हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पे अगला पॉइंट में है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचार का तात्पर्य क्या है, रेमेडीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, उपचार का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कहीं कोई रूल्स ग्लिच कर रहा है या कहीं कोई रूल ऐसा है जो नहीं होना चाहिए या कुछ ऐसा कर रहा है कि ओवरलैपिंग कर रहा है, कि मतलब रूल कहता है ये ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन कुछ और बन रहा है, तो उपचार का भी यहाँ पे दिया गया है कि भाई आपको संवैधानिक रूप से अगर कुछ ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए आप संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपके पास। मतलब अब संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अजीब सी हैं, मानने योग्य नहीं, तो इसलिए रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट थर्ड में एफआईआर यानी इसको जो है फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया है और 32 जो है संवैधानिक उपचार का भी अधिकार दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्रस्तावना के बारे में।
प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में 42वां संविधान, यहाँ देखिए CAA जो लिखा है इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो 42वां संविधान संशोधन, यानी इसको हम संविधान संशोधन कह सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। वो शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें सामाजिक रूप से सब एक हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब कि किसी भी सरकार का कोई धार्मिक रूप से कोई धर्म को संबोधित नहीं करेगा, वो धर्म के मामले में क्या होगा? निष्पक्ष होगा। अखंडता मतलब पूरे भारत की बात होगी, अखंड भारत होगा। तो ये 3 शब्द आप ध्यान रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन सीधे सीधे, किस संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? तो आपको आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आप इसको हम 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कह सकते हैं, कहते हैं? तो आपको वहाँ आंसर लगाना होगा 42वां संविधान संशोधन। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन क्या लघु संविधान है या नहीं है? तो ये भी आपको आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो आप दोनों बात ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन में जो है समाजवादी भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया, अखंडता भी जोड़ा गया, और हम इसे लघु संविधान भी कहते हैं, और इसको 1976 में लाया गया था। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। तो संविधान देखिए, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जब रिफॉर्म हुआ तो कुछ विवाद भी खड़े हुए। विवाद ये खड़ा हुआ कि भाई कुछ लोग ये कहने लगे कि संविधान का अंग है प्रस्तावना या नहीं है। यहीं पे मामला फंसा। तो इस प्रस्तावना को लेके हमारे पास 4 केसेस हैं, यानी 4 ऐसे वर्डिक्ट हैं जो जजों ने दिए हैं। 4 ऐसे केसेस हुए जिसमें प्रस्तावना पे बात हुआ। तो वो पहला केस था बेरुबारी यूनियनवाद। क्या था? बेरुबारी यूनियनवाद, जो 1960 में आया। अच्छा, दूसरा केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज। हमने केशवानंद भारती केस लिख दिया है, इसका पूरा होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज। 1973 में ये आया। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 में, और फिर चौथा केस था SR बोमई 1993 में। तो ये 4 केस आए और चारों केसों में अलग अलग निर्णय सुनाया गया। तो आइए हम इन निर्णयों को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आगे चलते हैं। आगे ये है कि बेरुबारी यूनियनवाद में क्या कहा गया, जो 1960 में आया था। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यानी ये जो वाद में, मतलब इस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुबारी यूनियनवाद में कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला 1960 वाला केस है ये बेरुबारी। हम लोग बहुत बार लोग भूल जाते हैं बेरुबारी है कि केशवानंद भारती में कंफ्यूज होते हैं। केशवानंद भारती 1973 में आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेरुबारी जो है 60 में आया है। तो बेरुबारी में कह दिया गया कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो, यानी प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कहा गया। अच्छा, यहाँ पे 5 बेंच की जजों ने 5 जजों ने इसका निर्णय लिया था कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या अगला में क्या हुआ, यानी केशवानंद भारती केस में क्या हुआ 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी, और 13 जजों की बेंच ने 7-6 से निर्णय पास हुआ कि नहीं, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। केशवानंद भारती में ये बात कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का अंग है, और इससे मतलब जो यूनियनवाद था, ये यूनियनवाद से ज़्यादा जजों ने मिलकर इस निर्णय को पास किया था। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
तो इस तरह से हमने देख लिया गोलकनाथ केस और एसआर बोमई को हम आगे बात करेंगे। आज हम पाठ देख लेते हैं संविधान के भाग। तो आइए संविधान के भाग देख लेते हैं। तो संविधान के भाग में आपको मैंने ऊपर ही बताया है कि संविधान के भाग 22 भाग होते हैं, प्रेजेंट में यह 25 भाग है। तो हम 22 भाग को जो है आज हम देखेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए संविधान के पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में निर्णय है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बातें की गई है कि भारत का एक संघ होगा और उसका एक राज्य क्षेत्र होगा। भारत में एक संघ होगा और उसका राज्य क्षेत्र होगा। तो इसमें जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। और इसमें जो आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 1 से 4 आर्टिकल है। इसमें इसमें आर्टिकल जो है 1 से 4 आर्टिकल के बारे में जिक्र किया गया, यानी 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब पार्ट 2 में क्या है दोस्तों? पार्ट टू में जो है नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है। पार्ट 2 में जो है नागरिकता है, सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप है पार्ट 2 में, नागरिकता है। और सिटीजनशिप जो है 5 से 11 तक दिया गया है, यानी इसमें आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अनुच्छेद है, आप ध्यान रखिएगा। तो यानी 5 से 11 आर्टिकल तक नागरिकता के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरिकता के बारे में बात किया गया है। अब आइए पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट थर्ड जो पार्ट थर्ड में पार्ट थर्ड में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। यानी तीसरे भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया है, जो 12 से 35 तक वर्णित है। यानी 12 से 35 तक की जो चीज़ें आर्टिकल में दी हैं वो सारी की सारी चीज़ें मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आइए पार्ट 4 की बात कर लें। तो पार्ट 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है पार्ट 4 में, जो 36 से 51 तक वर्णित है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग पहली बार आए होंगे, जो लोग इससे पहले जो पॉलिटी पढ़े होंगे, उनको तो रिवीजन हो जाएगा, उनका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पहली बार देख रहे हैं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इन सब को मैं एक एक को पकड़ के सबके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, बाकी आगे इसका डिस्कशन होगा। तो पार्ट 4A के बारे में देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन, अभी हमने बात किया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के बारे में अभी बात किया 1976 में जो आया हुआ है। और इस संविधान संशोधन के बारे में हमने अभी कहा कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कौन कौन से 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य के बारे में है, जो 51A में वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाग 5 करते हैं, संघ सरकार। भाग 5 में देखेंगे हम संघ सरकार को। भाग 5 में देखेंगे हम संघ सरकार को। संघ सरकार जो है इसमें 52 से 151 तक वर्णित है। संघ सरकार जो है 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। इसमें संघ की सारी स्ट्रक्चर और संघ कैसे कार्य करेगा इसके बारे में वर्णित किया गया है भाग 5 में। आइए आगे चलते हैं। भाग 6 देखते हैं। तो भाग 6 जो है राज्य सरकारों से संबंधित है। भाग 6 जो है राज्य सरकार से संबंधित है। पार्ट 6 जो 151 से शुरू होकर 237 पे ख़त्म होता है। भाग 6 जो है 152 से शुरू होकर 237 पे ख़त्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। और भाग 6 में ही राज्य सरकारों के बारे में दिया गया है कि राज्य सरकार कैसे काम करेगी या किस तरह से काम करना होगा। आगे चलते हैं भाग 7। भाग 7 में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे निरस्त कर दिया गया भाग 7 को। भाग 7 निरस्त है, तो भाग 7 को हम नहीं देखते हैं, ये निरस्त हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 जो है दोस्तों, भाग 8 है यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम पढ़ते हैं भाग 8 में।
इसमें जो है संघ शासित प्रदेश 239 से लेकर 242 तक इसमें समाहित है। फिर भाग 9 में हम पंचायत पढ़ते हैं, पंचायती राज पढ़ते हैं, पंचायत पढ़ते हैं। फिर भाग 9A में हम क्या पढ़ते हैं, 74वां संविधान संशोधन के बारे में हम देखते हैं। तो आपको ध्यान यहाँ पे देख लीजिएगा कि भाग 9 में क्या है, 9A में 74वां संविधान संशोधन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसको हम देखेंगे उस टाइम पे। आगे चलते हैं, भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं भाग 10 में, जो 244 से लेकर 244A तक है इसमें। ठीक है, पार्ट 11 में हम देखते हैं क्या है, पार्ट 1 11, पार्ट 11 12 में देखते हैं क्या है। पार्ट 11 में देखिएगा भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, 245 से लेकर 263 तक दिया हुआ है। अच्छा, 12 में फिर हम देखें तो 12 में दिया हुआ है वित्त एंड संपत्ति, यानी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी के बारे में। वित्त और संपत्ति 264 से लेकर 300A तक दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 13 में देखते हैं क्या है। 13 में दोस्तों व्यापार और वाणिज्य के बारे में दिया हुआ है। 13 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में दिया हुआ है। 13 में व्यापार और वाणिज्य 301 से लेकर 307 तक, यानी 301 से लेकर 307 तक इसमें वर्णित है। आगे चलते हैं, 14 में देखिए क्या है। 14 में सेवाएं, सेवाएं दी हुई हैं, सेवाएं 14 में सेवाएं दी हैं 308 से 323 तक। 14A में 42वां संविधान संशोधन 1976 न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया हुआ है, जो 323A से लेकर 323B तक इसमें समाहित है। तो ये आप देख लिए होंगे। अब आइए 15 पर भाग कर, भाग 15 में क्या है। तो भाग 15 में देखिएगा यहाँ पे, भाग 15 में वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कितनी बार न जाने कितने PCS में आया हुआ है कि जो है भाग 15 जो इलेक्शन 324 से लेकर 329A तक है इसमें। अच्छा, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 24 में जो 330 से लेकर 342 तक है। अच्छा, 17 में देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के बारे में यहीं पे दिया हुआ है। पार्ट 7 भाग 17 में दिया हुआ है, भाग 17 में दिया हुआ है पार्ट 17 राज्य भाषा के बारे में, जो 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 में आपातकाल इमरजेंसी 352 से 360, इसमें 3 प्रकार की इमरजेंसियाँ दी गई हैं, 352 में, 360 में, और वो होती हैं राष्ट्रपति शासन, इसी में होता है, इसी के तहत लगाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है 18 नंबर। 18 नंबर में देखिएगा, 18 नंबर आपातकाल तो हो ही गया। अब 19 नंबर देखते हैं मिसलेनियस, कुछ जो मामले ऐसे हैं जो छूट गए हैं, विविध हैं, उनको 361 से 367 में रखा गया है। अच्छा, उसके बाद 20 में संविधान संशोधन रखा गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया था जो। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों 21 में। 21 में देखिए क्या है। 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसमें विशेष टेम्पोररी विशेष उपबंध करके दिया गया है, टेम्पोररी विशेष उपबंध। ठीक है, तो भाग 21 है। अच्छा, 22 में संक्षिप्त नाम प्रस्ताव, संक्षिप्त नाम का प्रस्ताव भी रखा, नाम बदल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो ये 393 से लेके 395 तक है। 393 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 94 26 जनवरी 1950 लागू, 350 ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कब किसने कौन लागू हुआ। तो ठीक है, तो इसको जो है हम देख लेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम जो है 22 भागों को हमने देख लिया, 22 भाग जो है इसमें समाहित हैं और 22 भाग को हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम 22 भाग से आगे चलेंगे और एक एक करके, यानी एक एक भाग को देखकर हम जो है इसको डिकोड करेंगे। तो आप लोग को अगर ये अच्छा लगा होगा और सेशन अच्छा लगे और मेरे मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और
कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट अच्छा लगता है, तो मेहनत करने का और मन करता है कि कुछ चीज़ें लाएं और हम लोग एक दूसरे से मिलकर सीखें, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपने देखा, और अच्छा से और अच्छे से इसको जो है कॉपी पे नोट करना चाहें तो कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा, और अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। फिर हम अगली वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। और ये पॉलिटी का पहला वीडियो था, पॉलिटी का ये पहला वीडियो था, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला वीडियो कल आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। सो धन्यवाद।